हेलो स्टूडेंट, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं इसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ग संख्या 15, 16 और 17 के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स के साथ में क्या रिएक्शंस होती हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन इनकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ में। वर्ग 15, 16 और 17, 15, 16 और 17 इनके जो सदस्य हैं ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वर्ग 15 का अपने पास में कोई तत्व है E, इसके अपन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मली वर्ग 15 के जो तत्व उनकी संयोजकता 3 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, तो इनके हाइड्राइड बनेंगे EH3 प्रकार के। वर्ग 16 की अगर बात करते हैं तो वर्ग 16 का तत्व अगर मान लीजिए E है तो यहां पर H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे, क्योंकि वर्ग 16 के सदस्यों की नॉर्मल संयोजकता 2 होती है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इनके साथ। और वर्ग 17 के सदस्यों की एक संयोजकता होती है तो इनके हाइड्राइड बनेंगे He प्रकार के। जैसे वर्ग 15 में जैसे पहला सदस्य है नाइट्रोजन, तो इसका हाइड्राइड बनेगा NH3। फास्फोरस के लिए PH3, इस तरह से बनाते जाएंगे अपन। ये सभी सदस्यों का हाइड्राइड हो गए। ठीक इसी प्रकार से वर्ग 16 में ऑक्सीजन का H2O बनेगा, सल्फर का H2S बनेगा, सेलेनियम का H2SE बनेगा, टेलुरियम और ये पोलोनियम का। और वर्ग 17 में बनेगा फ्लोरीन का HF, क्लोरीन का HCl, ब्रोमीन का HBr और आयोडीन का HI। ये इस प्रकार के हाइड्राइड इनके बनते हैं। वर्ग 13 वाले जो हाइड्राइड हैं इनके आपको थोड़े से नाम ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे NH3 का नाम तो अपने को पता होता है लगभग कि अमोनिया नाम होता है इसका। PH3 का नाम होता है फोस्फिन। PH3 का नाम क्या होता है? फोस्फिन। आर्सेनिक के हाइड्राइड का नाम होता है आर्सिन। एंटीमनी के हाइड्राइड का नाम होगा यहां पर, एक मिनट, एंटीमनी का जो हाइड्राइड है इसका नाम स्टीबीन, नाम होगा स्टीबीन। और बिस्मिथ के हाइड्राइड का नाम होता है बिस्तुमीन। ये इनके नाम होते हैं। ये वर्ग 16 के हाइड्राइड है और ये वर्ग 17 के हाइड्राइड है। अब इनके कुछ गुणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही। पहले तो कुछ बेसिक गुण जो सभी यौगिकों के लिए सेम होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बंध लंबाई। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो साइज बढ़ती है। जैसे ऑक्सीजन की साइज छोटी है, सल्फर की साइज बड़ी होगी, सेलेनियम की साइज, टेलुरियम, पोलोनियम, धीरे धीरे साइज बढ़ती जाएगी। साइज बढ़ेगी तो बंध की लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बंध लंबाई में वृद्धि होती है। सबसे पहली बात, नीचे की ओर जाने पर क्या बढ़ रही है? बंध लंबाई बढ़ रही है। बंध लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो बंध की जो वियोजन ऊर्जा है, ये जैसे HF के लिए मान लीजिए ये है, फिर HCl के लिए बंध लंबाई ये बढ़ गई, HBr के लिए और बढ़ गई। तो इनकी जो वियोजन ऊर्जा है, इस बंध को तोड़ने की जो ऊर्जा है, जैसे जैसे बंध बड़ा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, उसकी वियोजन ऊर्जा हमेशा कम होगी। क्योंकि अगर बंध लंबाई ज्यादा है तो उसको अपन इजीली तोड़ सकते हैं। यानी जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, अर्थात बंध ऊर्जा का मान ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, बंध एंथैल्पी। जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाले मान हैं उनको मैं इधर लिख देता हूं, नीचे की तरफ बढ़ने वाले मान हैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये बेसिक गुण है। ये आपको सभी यौगिकों में सेम ही मिलेंगे। किसी भी प्रकार का यौगिक हो, चाहे वो हाइड्राइड है, ऑक्साइड है, हैलाइड है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बंध लंबाई बढ़ती है, ऊपर की ओर जाने पर बंध एंथैल्पी बढ़ेगी। बंध एंथैल्पी चूंकि ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब स्थायित्व भी ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। H2O सबसे ज्यादा स्थायी होगा, H2PO सबसे कम स्थायी होगा, क्योंकि इसको गर्म करते आसानी से टूट जाएगा और ये आसानी से नहीं टूटेगा। यानी तापीय स्थायित्व भी किधर बढ़ेगा? ऊपर की तरफ इनके स्थायित्व में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ इनके देखते हैं बंध कोण। देखिए बंध कोण वैसे तो नॉर्मली सबका सेम होना चाहिए। जैसे NH3 चतुष्फल की है तो PH3 भी चतुष्फल की है, ASH3 सारे चतुष्फल की है, तो सबके बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए।
लेकिन जो बंद कोण होता है, ये अगर आपने कक्षा 11 में पढ़ा हो, अगर आपके ध्यान में हो, तो ये केंद्रीय जो परमाणु होता है, सेंट्रल परमाणु, उसकी विद्युत ऋणता पर डिपेंड करता है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है तो बंद कोण कम हो जाता है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है, बंद कोण भी बढ़ता है। तो सारणी में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणता हमेशा कम होती है, विद्युत ऋणता कम होगी तो बंद कोण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बंद कोण भी किधर बढ़ेगा, ऊपर की ओर। बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये जो मैंने जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं, बंद लंबाई है, बंद एंथैल्पी है, स्थायित्व है, बंद कोण है, ये सभी यौगिकों में कॉमन होते हैं। कंप्लीट आवर्त सारणी में कोई भी यौगिक पढ़ेंगे आप, सभी में से अप्लाई होते हैं। लंबाई हमेशा नीचे की ओर जाने से बढ़ती है, ये सारे गुण ऊपर की तरफ जाने से बढ़ते हैं। अब इनके अदर कैरेक्टर्स देखते हैं अपन, जैसे इनकी अम्लीयता के बारे में बात करते हैं। इनमें से जैसे वर्ग में नीचे की ओर जाएं तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्ल कौन सा होगा, HF बंद लंबाई कम है, HCl बड़ा और भी बड़ा, HI में बंद सबसे बड़ा होता है। यानी अगर आप इनमें से H+ निकालना चाहें तो सबसे सरलता पूर्वक H+ HI देगा, क्योंकि बंद लंबाई ज्यादा है। जैसे HF तो ये है और HI ये है, तो अगर आप इसको जल में विलय करेंगे तो ये जो बॉन्ड है इजीली टूट जाएगा और आसानी से H+ आयन दे देगा, जबकि HF आसानी से नहीं टूटेगा, इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI। अम्लीयता है वो कौन सी साइड में बढ़ गई है, नीचे की ओर जाने से इनकी अम्लीयता बढ़ेगी। HF सबसे दुर्बल अम्ल है और HI सबसे प्रबल अम्ल होगा। वर्ग 17 का ये आपको ध्यान में रखना है, अम्लीयता का क्रम। तो अम्लीयता के लिए आप ध्यान में रखेंगे, नीचे की ओर जाने से अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ती है तो साथ ही अपचायक क्षमता बढ़ती है हमेशा। अम्लीयता और अपचायक क्षमता ये दोनों हमेशा साथ साथ बढ़ती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी तो नीचे की ओर जाने से ही इनकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। अम्लीयता के बाद में बात करते हैं इनकी क्षारकता की। जो क्षारकता होती है ये डिपेंड करती है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। केंद्रीय परमाणु की जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होती है वो यौगिक उतना ही प्रबल क्षार होगा। विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है बेस वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो विद्युत ऋणता तो नीचे की ओर आने से कम होती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है ऊपर की ओर, यानी क्षारकता भी किधर बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी। और जैसे अम्लीयता के साथ में अपचायक क्षमता बढ़ती है, ठीक वैसे क्षारकता के साथ में क्या बढ़ेगी, ऑक्सीकारक क्षमता। नॉर्मली वर्ग संख्या 15, 16 और जो 17 के हाइड्राइड हैं उनके जो गुण हैं वो इस प्रकार से हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। एक बार आप नॉर्मली सबको एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन से हाइड्राइड किस प्रकार से हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स आपको अभी बताता हूं। इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन इनके बारे में अभी मैं आपको और इनके बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देख लिया सबने अच्छी तरह से। अब देखिए इनके बारे में और जो आपको कुछ गुण बताने हैं, जैसे इनके अलावा अदर भी कुछ, जैसे नाइट्रोजन का जो NH3, इसके अलावा भी हाइड्राइड बनता है। एक हाइड्राइड बनता है N2H4 जिसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। सेम इसी तरह से फास्फोरस का भी बनता है P2H4। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर इनके क्वथनांकों की बात करें तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्वथनांकों में हमेशा वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की ओर जाने से अनुभार बढ़ता है हमेशा। जैसे H2O का अनुभार कम है, H2S का ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का तो अनुभार 16 ही होता है, सल्फर का 32 है, तो अनुभार में वृद्धि होगी। तो किसी भी यौगिक में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो अनुभार में वृद्धि होने के कारण क्वथनांक में हमेशा वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद हैं। NH3 की तुलना में PH3 का क्वथनांक ज्यादा है, H2S की तुलना में H2O का क्वथनांक ज्यादा है। ये दो एक्सेप्शन हैं, ये अपने को ध्यान में रखने हैं। PH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज्यादा क्यों है? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये तो चलिए एक मिनट इसको छोड़िए, पहले आप इसको देखिए। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होती है। क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें। जबकि H2S में सल्फर की विद्युतीयता कम होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसका तो क्वथनांक हो गया ज्यादा और H2S का क्वथनांक होगा कम। ठीक यही रीजन यहां पर अप्लाई होगा। NH3 में नाइट्रोजन की विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि PH3 में फास्फोरस की विद्युतीयता कम होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जो NH3 है इसका क्वथनांक PH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है। इसका रीजन ये होता है। इसके साथ ही मैं आपको यहां पर एक चीज और बता रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन बंध बनता है जो ज्यादा विद्युतीयता वाले परमाणु होते हैं उनमें। तो सबसे ज्यादा विद्युतीयता वाला होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन और क्लोरीन। इन दोनों की विद्युतीयता लगभग समान होती है, लगभग बराबर होती है। हालांकि क्लोरीन की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप लगभग बराबर मान सकते हैं। नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युतीयता समान होती है, लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन में एक अंतर होता है। नाइट्रोजन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, या अगर पाई जाती है तो बहुत ज्यादा वीक होती है। इसका क्या रीजन है? समान विद्युतीयता होने के बावजूद ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जबकि क्लोरीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन तो देखिए आवर्त नंबर 2 में आ गया और क्लोरीन है वो नीचे वाली लाइन तीसरे आवर्त में। इसके कारण नाइट्रोजन की तुलना में क्लोरीन की साइज बड़ी होगी, आकार बड़ा होगा, और बड़ा आकार होने के कारण अभी आपने देखा आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा बॉन्ड उतना ही वीक बनता है। तो क्लोरीन की साइज बड़ी होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, दुर्बल होता है। और नाइट्रोजन की साइज छोटी होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये थे वर्ग संख्या 15, 16 और 17 के हाइड्राइड। हाइड्राइड के बाद में अपन इनके पढ़ेंगे ऑक्साइड। तो ये जो बेसिक गुण मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको ऑक्साइडों में, हाइड्राइडों में सब में सेम ही रहेंगी। वर्ग जो 15 है उसके E2O3 और E2O5 दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। वर्ग जो 16 है उसमें EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, और जो वर्ग 17 है इसके ऑक्साइड बहुत ही कम बनते हैं, हालांकि स्थायी कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बनते हैं। जैसे फ्लोरीन का O2F2 बनता है, OF2 बनता है, क्लोरीन का है। अच्छा, ये जो बने हैं ये ऑक्सीजन के दो ही फ्लोराइड बने हैं, और इनमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होता है जो मैंने आपको पहले बताया था धनात्मक होगा, यानी ये फ्लोराइड है एक तरह के। फिर क्लोरीन का बनता है Cl2O बनता है, सॉरी ClO2 बनता है, Cl2O7 बनता है, ब्रोमीन का बनता है BrO2, BrO3, इस तरह से कुछ ऑक्साइड बनते हैं। अब इनके देखिए बेसिक गुण वही ध्यान में रखना है आपको। बंध लंबाई नीचे की ओर जाने से बढ़ेगी, तो बंध ऊर्जा यानी बंध एंथैल्पी, बंध कोण है, और जो स्थायित्व है ये ऊपर की ओर बढ़ेगी। और जो अम्लीयता और क्षारकता अपचय गुण जो ये है ये अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो अभी आपने पढ़े थे हाइड्राइड और ये है ऑक्साइड, ठीक उनके विपरीत आ गए, अपोजिट आ गए। तो इनमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हाइड्राइडो के गुण थे उनको अपोजिट करना है। जैसे हाइड्राइडो में अम्लीयता नीचे की ओर जाने से बढ़ती है, तो इनमें जो अम्लीयता है वो बढ़ेगी ऊपर की ओर जाने से, और क्षारकता बढ़ेगी नीचे की ओर जाने से। उल्टा करना है आपको, अपोजिट करना है। अपचायक क्षमता हाइड्राइडो में नीचे बढ़ रही थी, तो इनमें जो अपचायक क्षमता है वो ऊपर की ओर जाने से बढ़ेगी, और जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो नीचे की ओर आने से बढ़ेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। मोस्टली बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसके बारे में ज्यादा अपने को कुछ ध्यान में नहीं रखना है। आप तो केवल इतना ध्यान में रखिए जो हाइड्राइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी तुलना में इनके जो कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल से अपोजिट होते हैं, एकदम से उनके विलोम होते हैं। बस ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा जो क्लोरीन के ऑक्साइड हैं या इनके जो एलोजेंस के जो मैंने ऑक्साइड आपके सामने लिखे ये ज्यादातर जो है कम स्थायी होते हैं और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अतः इनका जो यूज है वो वैसे तो बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे क्लोरीन का जो ClO2 ऑक्साइड है
इसका खूब उपयोग किया जाता है, जैसे कागज उद्योग वगैरह, वस्त्र उद्योग वगैरह में, रंजक उद्योग में इनके खूब यूजेज होते हैं। बाकी इनके जो ऑक्साइड है वो ज्यादातर विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनका ज्यादा अध्ययन अपन नहीं करते। ऑक्साइड के बाद में देखते हैं इनके हैलाइड। हैलाइडों में भी आपको नॉर्मल गुण वही ध्यान में रखने हैं, नीचे की ओर जाने से बंध लंबाई बढ़ेगी, स्थायित्व ऊपर की ओर बढ़ेगा। वर्ग 15 का तत्व नॉर्मली EX3 प्रकार के हाइड्राइड बनाने चाहिए, क्योंकि हैलोजन की संयोजकता 1 होती है और वर्ग 15 की संयोजकता 3 होती है। लेकिन अगर ये उत्तेजित हो जाए तो ये EX5 प्रकार के हैलाइड भी बना सकते हैं। उत्तेजित होने से इनकी संयोजकता 5 हो सकती है। वर्ग संख्या 16, इनके जो हैलाइड है वो EX2 प्रकार के बनने चाहिए। अगर उत्तेजित होते हैं तो EX4, क्योंकि नॉर्मल संयोजकता 2 होती है, उत्तेजित करोगे तो संयोजकता 4 हो जाएगी, और ज्यादा उत्तेजित करेंगे तो संयोजकता हो सकती है 6। तो इसमें ये इस प्रकार के हैलाइड बनेंगे। और जो वर्ग संख्या 17 है, इसमें तो खुले हैलोजन ही आ गए, तो दो अलग अलग हैलोजनों को जोड़ करके भी हैलोजन बना सकते हैं आप, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, और इनको अपन कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक, ये कहेंगे। मान लीजिए ये कोई एक हैलोजन है X, और इसके साथ में ये मैंने X डैश दूसरा हैलोजन जोड़ दिया। क्योंकि हैलोजन की संयोजकता 1 होती है तो इनका सूत्र X ही होगा। या अगर ये वाला हैलोजन मान लीजिए उत्तेजित हो जाए तो इसकी संयोजकता आपने देखी है, नॉर्मल 1 होती है, फिर 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर उत्तेजित होता है तो सूत्र बनेगा X डैश 3, और ज्यादा उत्तेजित होगा तो X डैश 5, या फिर आप बनाएंगे X डैश 7। इस प्रकार के हैलाइड आप इनके बना सकते हैं, जिनको अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। वर्ग 15 में जो 2 प्रकार के हैलाइड बनाए हैं, जैसे EX3 बनाया है, EX5 बनाया है, तो ये नाइट्रोजन के इस प्रकार के हैलाइड बनाए नहीं बनेंगे। NX5 नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती है, ये अपने पता है। EX5 में E क्या ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, EX3 में ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक का जितना ज्यादा होता है उसमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं हमेशा। तो जो EX5 है, जैसे EX5 का उदाहरण जैसे PCl5 है, EX3 का उदाहरण जैसे PCl3 है। तो ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उस यौगिक में सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं। ये पूछ सकते हैं आपको, PCl3 में आयनिक गुण ज्यादा है जबकि PCl5 में सहसंयोजी गुण ज्यादा है, क्यों? क्योंकि PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है, +5। ज्यादा ऑक्सीकरण अंक होने के कारण ये सहसंयोजी। यहां पर ऑक्सीकरण अंक कम होने के कारण इसमें आयनिक गुण अधिक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। वर्ग संख्या 15, 16, 17 वालों के बारे में आपको थोड़ा सा अलग से और बताता हूं आपको। देखिए, ये जो X और X डैश है, ये आप कोई भी हैलोजन नहीं ले सकते अपनी इच्छा से। जैसे मान लीजिए X डैश 3 का उदाहरण लिखना चाहिए आप, तो मान लीजिए आपने उदाहरण लिख दिया Cl(I3), तो ये एग्जाम्पल गलत है इसका, इस तरह का कोई यौगिक नहीं बनेगा। ICl3 ये लिख सकते हैं आप, ये बन सकता है। ऐसा क्यों? X यहां पर क्या होगा और X डैश क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो X है, जो केंद्रीय धातु परमाणु, वो ध्यान रखिए हमेशा बड़ी साइज वाला हैलोजन होना चाहिए, कम विद्युत ऋणता वाला, न्यून विद्युत ऋणता वाला। और जो X डैश है ये उच्च विद्युत ऋणता वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा विद्युत ऋणता वाला होगा तो इसको उत्तेजित कर पाएगा। जैसे आयोडीन, 3 आयोडीन अगर क्लोरीन पर जुड़ना चाहे तो आयोडीन है वो क्लोरीन को उत्तेजित ही नहीं कर पाएगा, 3 नहीं जुड़ पाएंगे, केवल एक ही जुड़ेगा, ICl ही बनेगा। जबकि अगर 3 क्लोरीन आयोडीन पर जुड़ना चाहे तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता आयोडीन से ज्यादा है, ये इसको उत्तेजित कर सकता है। तो आपको इसमें बस ध्यान में ये रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला जो X है ये बड़ी साइज वाला हैलोजन होना चाहिए, यानी कम विद्युत ऋणता वाला, और जो X डैश है ये ज्यादा विद्युत ऋणता वाला, यानी छोटी साइज वाला। जैसे आप इसका उदाहरण लिखना चाहें तो आप जैसे ClF7 लिख सकते हैं, लेकिन FCl7 नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लोरीन है, ये फ्लोरीन को उत्तेजित नहीं कर सकता, फ्लोरीन है वो क्लोरीन को उत्तेजित कर सकता है। ये हैलोजन्स में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके बाद में एक रिएक्शन और बचती है, अपनी 3 रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन के साथ। एक रिएक्शन और बचती है मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ। तो कोई भी धातु ले लीजिए और वर्ग 15, 16, 17 का कोई भी सदस्य, जैसे 15वें वर्ग का मैंने ले लिया, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिया,
फास्फोरस ले लिया, 16वें वर्ग का मान लीजिए सल्फर ले लिया, 17वें वर्ग का मान लीजिए मैंने क्लोरीन ले लिया। और इनकी रिएक्शन अपने को धातुओं के साथ करानी है। जैसे इसकी रिएक्शन में कराता हूं मैग्नीशियम धातु के साथ, तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड, आप संयोजकता के अनुसार इनको जोड़ करके यौगिक बना देना। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को संयोजकता के अनुसार जोड़ेंगे, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 और नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, बन गया यौगिक, ये संतुलित हो गए। ऐसे जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कैल्शियम लेना चाहूं, तो कैल्शियम और फास्फोरस को संयोजकता के अकॉर्डिंग जोड़ देना, कैल्शियम फास्फाइड बनेगा। फास्फोरस की नॉर्मल संयोजकता 3, कैल्शियम की 2, संतुलित करके लिख दीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया, तो ये बन जाएगा Na2H। सल्फर की संयोजकता 2, सोडियम की 1। यहां पर जैसे मैं Ag ले लिया, तो ये AgCl बन जाएगा। ये इस तरह के धातुओं के साथ में अगर आपको कोई भी एग्जांपल पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन लिखनी है, संयोजकता के अकॉर्डिंग जोड़ करके यौगिक बना देना। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, नाइट्राइड बन जाएगा। फास्फोरस के साथ रिएक्शन है, फास्फाइड बन जाएगा। सल्फर के साथ रिएक्शन है, सल्फाइड बनेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, क्लोराइड बन जाएगा। तो इसी के साथ में वर्ग संख्या 15, 16 और 17 इनके जो रिएक्शंस थे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन्स के साथ और धातुओं के साथ, ये कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।